है भूतिया कहानी, एक होती है जरूरत से ज्यादा भूतिया कहानी। भूतिया कहानी तो रेगुलर बेसिस में मैं आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ, लेकिन जरूरत से ज्यादा भूतिया कहानी कभी कभी ही लेकर आता हूँ, और तब आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कहानी के अंत तक बने रहिए। सच बता रहा हूँ, आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आत्मा तक कांप जाएगी। आज की कहानी इतनी ज्यादा खौफनाक है। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सच के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एविल डेड राइज नाम की मूवी की पूरी स्टोरी लेकर आ गया हूं, जो बेशक आप लोगों को मेरे चैनल में हिंदी में सुनने को मिलेगी। फिल्म इंग्लिश में रिलीज हुई थी और बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म को नहीं देख पाए थे क्योंकि केवल सिनेमाघरों में आई थी, बड़े बड़े शहरों में आई थी, छोटी जगहों में नहीं आई थी, और कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म में अभी अवेलेबल नहीं है। तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्लडी सच के इस एपिसोड में आप सभी लोगों को एविल डेड राइज जैसी खतरनाक हॉरर फिल्म की कंप्लीट स्टोरी पता चलेगी। शुरू से शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है तीन मेजर कैरेक्टर्स के साथ। एक का नाम था जेसिका, एक का नाम था टेरेसा और एक का नाम था केलेब। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि तीनों छुट्टी मनाने के लिए या फिर पार्टी करने के लिए, एंजॉय करने के लिए एक जंगल में बने हुए घर में पहुंचते हैं। वहां पर जाने के बाद समझ में आता है जो जेसिका नाम की लड़की है उसकी थोड़ी तबीयत खराब है, और इस तबीयत खराब के बारे में टेरेसा नाम की लड़की को पता चलता है। तो टेरेसा सोचती है एक बार मैं जेसिका से जाके मिल लेती हूँ, उससे बात करती हूँ अकेले में, क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है। जब बाहर केलेब अपना ड्रोन उड़ा रहा होता है तो इधर अंदर टेरेसा जेसिका से मिलने के लिए जाती है। पाती है कि जेसिका अपने कमरे में सो रही है। वो सोचती है ठीक है सोने दो। वो साइड में बैठ के एक किताब पढ़ना शुरू कर देती है। अचानक से जेसिका जागती है और वो जो किताब में पढ़ रही थी टेरेसा, मतलब दूर बैठ के, वो जेसिका बड़बड़ाने लगती है और बड़े ही अजीब अंदाज में। टेरेसा को लगता है कि अरे जेसिका तो अभी सो रही थी, इसको क्या हो गया। वो उठ के जेसिका के पास जाती है तो क्या पाती है, जेसिका अपनी बॉडी में अजीब अजीब झटके लेने लगी है। वो झटके इतने ज्यादा खौफनाक थे कि टेरेसा घबरा जाती है और उसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए उसके पास जाती है। लेकिन जैसे उसको कंट्रोल करने के लिए उसके पास पहुंचती है टेरेसा, जेसिका उसके बाल पकड़ के उखाड़ देती है। पूरा लिटरली ऊपर का स्कल उसका दिखने लगता है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और चीखती चिल्लाती बाहर केलेब के पास पहुंचती है, जो कि बाहर ड्रोन उड़ा रहा था। जैसी केलेब उसको देखता है काफी ज्यादा घबरा जाता है, बोलता है टेरेसा तुमको क्या हो गया। टेरेसा को लगा था कि इतनी जल्दी जेसिका यहाँ पर नहीं आएगी, लेकिन जेसिका लिटरली उसके बाल वाला हिस्सा हाथ में पकड़ के बाहर पहुंच जाती है और वो जो ड्रोन उड़ा रहा था उसके ड्रोन को पकड़ के खुद के ऊपर वार कर देती है और पानी में गिर जाती है। जो कि केलेब पानी के एकदम नजदीक में खड़ा हुआ था, वहीं पर ड्रोन उड़ा रहा था, वो तुरंत पानी में उसकी जान बचाने के लिए कूद जाता है। लेकिन जैसे ही केलेब जेसिका को बचाने के लिए पानी में कूदता है, जेसिका केलेब के ऊपर वार कर देती है और उसका सर धड़ से अलग कर देती है, और फिर उसकी बॉडी लिटरली ऊपर उठ के आती है जेसिका की, और दिखाता है कि जेसिका पोजेस्ड हो चुकी है। पीछे कहानी का नाम आता है। अब कहानी एक दिन पहले जाती है। अभी तो आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि क्या हुआ, किसके साथ हुआ, ये तीनों कौन थे। कहानी जब एक दिन पहले जाएगी अब आप लोगों को समझ में आएगा। अब एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट होती है। अब शुरुआत में आप लोगों को पता चलता है कि एक बेथ नाम की लड़की है जो कि एली नाम की लड़की से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंचती है। कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो समझ में आता है कि बेथ की बहन है एली, और एली का भी कुछ ही दिन पहले अपने पति से तलाक हो गया है, और एली इस घर में अपने 3 बच्चों के साथ रहती है। सबसे छोटी लड़की है कैसी, जो कि बहुत सीधी सादी मासूम सी बच्ची है। उससे बड़ी है ब्रिजेट और उससे बड़ा है डैनी। ये तीनों बच्चे एली के साथ बड़े आराम से घर पे रह रहे हैं। यहाँ पर एली और बेथ एक दूसरे से बात कर ही रहे हैं कि अचानक से भूकंप का एक झटका महसूस होता है। जब भूकंप का झटका महसूस हुआ था तो दिखाया जा रहा था कि एली के तीनों बच्चे नीचे कुछ काम से सामान लेने के लिए गए हुए थे। भूकंप के झटके की वजह से जिस अपार्टमेंट में ये लोग रह रहे थे उस अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर में एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। यहाँ पे तीनों बच्चे भाग के अपनी घर तरफ आ ही रहे होते हैं कि उनको अपने अपार्टमेंट में बना हुआ वो बड़ा सा गड्ढा दिखाई देता है। डैनी सबसे पहले नोटिस करता है कि ये कोई नॉर्मल गड्ढा नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है इसके नीचे तो पूरी दुनिया बसी हुई है। डैनी नीचे जाने लगता है। नीचे लिटरली ढेर सारे अजीब अजीब कॉइन्स उसे दिखाई देते हैं। जीसस के उल्टे हुए क्रॉस दिखाई देते हैं। बहुत सारी अजीबोगरीब बुक्स दिखाई देती है। रिकॉर्ड्स दिखाई देते जो पुराने जमाने में ग्रामोफोन में प्ले किए जाते थे।
सबसे पहले उसकी नजर एक अजीबोगरीब बुक पर पड़ती है जो लिटरली बेहद ज्यादा क्रीपी थी और इसको देखने पर ऐसा लग रहा था वो ह्यूमन स्किन से बनी है। वो अपने आप को रोक नहीं पाता है उस बुक को और एक रिकॉर्ड को वहां से उठाता है और लौटने लगता है। यहाँ पर ब्रिजेट उसको मना भी करती है कि नहीं ये अजीब लग रहा है, इसे मत लो, लेकिन डैनी एक नहीं सुनता है क्योंकि सबसे बड़ा था ना। वो सारी चीजें लेकर अपने कमरे में पहुंच जाता है। वो अपने कमरे में पहुंचता है, सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। डैनी अपने घर में पहुंच के उस बुक को ओपन करता है तो समझ में आ जाता है कि ये बुक ह्यूमन स्किन से ही बनी हुई है और इस बुक में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो लिटरली इंसान के खून से लिखा गया है। इसमें अजीब सी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था, साथ ही साथ शैतानों की अजीबोगरीब आकृतियां भी बनी हुई थी। इस बुक में अजीब से दांत बने हुए थे, जिस दांत में इसकी उंगली लग जाती है और उसका खून कट के उस बुक के ऊपर गिर जाता है। यहाँ पे जैसे ही उसका खून उस बुक के ऊपर गिरा, इसने सोचा पता नहीं नॉर्मल चीज होगी, थोड़ा पोज देता है और फिर रिकॉर्ड प्ले करने के लिए जो रिकॉर्ड नीचे से लेके आया था वो अपने ग्रामोफोन में लगा देता है। यहाँ पर ऐसा सुनाई देता है कि कोई प्रीस्ट है जो कि एग्जॉर्सिज्म वाले मंत्र पढ़ रहा है। यहाँ पर कुछ अजीब तरह की एक्टिविटी होती है और ये समझ में आता है कि अब एक शैतानी शक्ति उस अपार्टमेंट में, उस बिल्डिंग में प्रवेश कर चुकी है। यहाँ पर एली यानी कि डैनी की माँ अपना सामान लेके नीचे लिफ्ट की तरफ बढ़ती ही है तो क्या होता है, लिफ्ट जैसी बंद होती है ना तो मानो कि वही शैतानी शक्ति जो कि डैनी के उस किताब लाने की वजह से इस बिल्डिंग में प्रवेश कर गई थी वो एली के ऊपर वार कर देती है। यहाँ पे बहुत ही अजीबोगरीब वो एक्टिविटी करती है और जब वो वापस अपने कमरे में पहुंचती है तो उसकी एक्टिविटीज को देख के समझ में आ जाता है कि एली पोजेस्ड हो चुकी है। एली की सारी हरकतों पे बेथ जो कि थोड़ी देर पहले एली के घर पे आई थी, उसके तीनों बच्चे बड़े ध्यान से नोटिस करते हैं। एली अंडों को तवे में ऐसे मार रही थी जैसे कि मानो पता नहीं किस बात की दुश्मनी निकाल रही हो। वहां पर वो आमलेट बनाते हुए अपने बच्चों के मरने की दुहाई दे रही थी। बेथ को समझ में नहीं आया कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। वो उसको सामने समझाने के लिए जाती है कि वो बड़ी अजीब से अपनी बॉडी को अकड़ाती है और बड़ी बुरी तरह से वोमिटिंग करती है और वहीं पर अपना दम तोड़ देती है, उसकी मौत हो जाती है। यहां पर सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि भूकंप की वजह से लिफ्ट भी अब पूरी तरीके से बंद थी और नीचे जाने की जो सीढ़ियां थी वो भी बंद हो गई थी। अब इस बिल्डिंग में एली के दो नेबर्स भी थे। जब उनको पता चलता है कि एली के साथ ऐसा हो गया तो हेल्प करने के लिए वो लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं, लेकिन दिखाया जाता है कि एली की डेड बॉडी एक नॉर्मल डेड बॉडी की तरह दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि एली की आंखें फट के एकदम बड़ी बड़ी हो गई है और उसमें मक्खी बैठ रही, कुछ भी हो रहा है, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं हो रहा है। उसके नेबर्स देखते हैं कि ये बहुत ज्यादा क्रीपी दिखाई दे रही तो आंखें बंद कर देते हैं। आंख बंद करने की कोशिश करते तो आंख फिर से खुल जाती है। बेथ को थोड़ा अजीब लगता है, वो बहुत ज्यादा सैड होती है अपनी बहन की मौत के ऊपर कि वो उसी समय नोटिस करती है कि एली की बॉडी में कुछ तो भी एक्टिविटी हुई है। वो एली के एकदम पास पहुंचती है तो एली उठ के बेथ के ऊपर हमला कर देती है। बेथ जैसे तैसे करके खुद को बचा के वहां से भागती है तो फिर से नोटिस करती है कि उसकी बॉडी हिल रही डुल रही है। फिर से उसको हाथ लगाकर देखती है तो समझ में आता है कि बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया है। बेथ को ऐसा लगता है कि एली की जान वापस आ गई है, अब ये जिंदा हो सकती है। बॉडी का टेम्परेचर इतना ज्यादा है तो इसे बाथ टब में पानी भर के लिटा दिया जाए तो टेम्परेचर कम हो जाएगा और मेरी बहन जिंदा हो जाएगी। वो यही करती है, बाथ टब में पानी भरती है, यहाँ पे अपनी बहन की बॉडी को ले जाके बाथ टब में जैसे ही रखती है अचानक से उसकी बॉडी उठ के हवा में जो छत है उसमें उल्टी लटक जाती है और नीचे उतर के सबके ऊपर वार करना शुरू कर देती है। यहाँ पे दोनों नेबर्स तो बाहर जा चुके थे क्योंकि वो कोशिश कर रहे थे कि कोई तो रास्ता मिल जाए नीचे जाने का, बिल्डिंग से बाहर निकलने का। दोनों नेबर्स को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है। यहाँ पे एली वापस से शैतानी हो चुकी थी और अपने बच्चों के ऊपर, अपने बहन के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। सबसे पहले उसके हाथ में आती है ब्रिजेट, उसकी सेकंड नंबर की बेटी। उसके पास एक टैटू की मशीन थी, वो टैटू की मशीन उठाती है और अपनी बेटी के गाल में अजीब सा होल कर देती है और वो उसके ऊपर वोमिट करने की कोशिश करती है और यहाँ पर ब्रिजेट ऐसा लगता है कि मर गई, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। जैसे तैसे करके एली को उठा के बेथ डैनी की मदद से घर के बाहर कर देती है, दरवाजा बंद करती है, लेकिन यहाँ पर ब्रिजेट जिसके ऊपर अभी एली ने उल्टी की थी
वो भी पोजेस्ड हो जाती है। वो कांच वांच खाने लगती है और यहाँ पर वो इनके ऊपर वार करने की कोशिश करती है और बाहर जो एली थी वो दोनों नेबर्स को खत्म कर देती है। अब यहाँ पर जो बाहर एली फंसी हुई थी, अंदर ब्रिजेट डैनी से लड़ाई करने में लगी हुई थी, डैनी के ऊपर हमला की ही थी कि डैनी ने एक ऐसी मशीन उठाया जिसने उसे ब्रिजेट के पूरे शरीर में आग लगा दिया। बाहर एली दोनों नेबर्स को मार कर घर के अंदर वापस से घुसने की कोशिश कर रही थी। वो दरवाजा खटखटाई थी। यहाँ पर अंदर दरवाजे के पास उसकी सबसे छोटी वाली बेटी कैसी थी। कैसी को लगता है मेरी मम्मी को क्या हो गया, वो घर के अंदर आना चाह रही है, मैं आने देती हूँ। वो बेचारी दरवाजा खोल देती है। जैसी कैसी दरवाजा खोलती है, एली पूरी ताकत से कैसी का गला पकड़ लेती है और उसे मारने की कोशिश करने लगती है। लेकिन जैसे जैसे करके डैनी अपनी छोटी वाली बहन की जान बचा लेता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इतना कुछ हो गया, बेथ कहां पर है, एली की बहन कहां पर है जो सबसे बड़ी थी। बेथ एक्चुअली दूसरे वाले कमरे में रिकॉर्ड सुन के वो बुक पढ़ के ये कोशिश कर रही थी कि पता चल जाए कैसे भी करके कि इस शैतानी शक्ति से हम कैसे बच सकते हैं। और बाहर इतना कुछ कांड चल रहा था। बदकिस्मती से बाहर खड़ी हुई एली को यह समझ में आ जाता है कि एक डक्ट एरिया भी है। वो डक्ट एरिया से अंदर घुसने की कोशिश करने लगती है और फाइनली अंदर घुस ही जाती है। अंदर घुस के वो सबसे पहले अपने बेटे डैनी के ऊपर वार करती है और उसके ऊपर वोमिटिंग करती है, जिसकी वजह से डैनी भी पोजेस्ड हो जाता है। जब बहुत ज्यादा ओवर शोर शराबा हो जाता है तो बेथ बाहर निकलती है, पाती है कि शायद डैनी भी पोजेस्ड हो चुका है। ब्रिजेट तो पहले से पोजेस्ड ही थी और एली भी यहाँ पर जान लेने के लिए तैयार खड़ी है। अभी बचे हैं केवल 2 लोग, यानी कि बेथ और सबसे छोटी वाली बच्ची कैसी। बेथ ठान लेती है कि वो कैसी की जान बचा के ही रहेगी। वो तुरंत कैसी को उठाती है और बाहर भागने की कोशिश करती है। वहां पे उसको उसके नेबर की एक शॉटगन दिखाई देती है। वो शॉटगन उठाकर पीछे आ रही एली के ऊपर वार कर देती है, जिससे उसकी बॉडी ही लिटरली चिथड़े चिथड़े उड़ने जैसे हो जाते हैं। पीछे से पोजेस्ड ब्रिजेट और डैनी भी आते हैं और वो एली के लिटरली पेट को ऐसा करने लगते हैं जैसे कि वो उसके शरीर के अंदर समाना चाहते हो। ये सारा नजारा देखकर बेथ बहुत ज्यादा घबरा जाती है। कैसी का हाथ पकड़ के लिफ्ट के अंदर घुस जाती है। लेकिन भूकंप के आने की वजह से लिफ्ट तो खराब हो चुकी थी, फिर भी लिफ्ट बंद होती है और लिफ्ट के बंद होते से ही लिफ्ट के अंदर खून भरना शुरू हो जाता है। लिफ्ट नीचे जाने लगती है और खून ही खून भरने लगता है और फिर खून इतना ज्यादा भर जाता है कि लिफ्ट खून से ओवरलोड जाती है और फटकर लिफ्ट के अंदर जितनी भी चीजें थी, खून था, दोनों लड़कियां थी यानी कि बेथ और कैसी जो थी, वो बाहर फेंका जाती है और अब बाहर से भागने की कोशिश करने लगती है। पार्किंग लॉट में बेथ की कार खड़ी हुई थी। वो पार्किंग लॉट में पहुंचती है, दरवाजा बंद कर ही रही थी कि इतने में एली आ जाती है। अब एली नॉर्मल इंसान की तरह नहीं बल्कि लिटरली एक शैतान की तरह दिखाई दे रही थी, क्योंकि एली के शरीर के अंदर अब डैनी और ब्रिजेट भी घुस चुके थे और वो एक स्पाइडर की तरह दिखाई दे रही थी। जैसे इसके लुक को बेथ देखती है तो उसको याद आता है कि मैंने किताब में भी एक ऐसी शैतान को देखी थी, वही किताब जो डैनी लेकर आया था जिसकी वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ था। उस किताब में उस शैतान के बारे में जानकारी थी और वो शैतान बहुत ज्यादा खौफनाक है, इसको समझ में आ गया था। वो बाहर निकल ही गई थी, दरवाजा बंद कर ही दी थी पार्किंग लॉट का। वो शैतान पार्किंग लॉट में नहीं घुस सकती थी क्योंकि वो बड़ा दरवाजा था, लेकिन जैसे वो दरवाजा बंद कर ही रही थी ना कि वो शैतान ने बच्ची को पकड़ के अंदर खींच ली। अब यहां पर बेथ नहीं चाहती थी वो कैसी को ऐसी मरने दे। वो पार्किंग लॉट का दरवाजा खोलती है और वापस से अंदर घुस जाती है। वहां पे कैसी बेथ की बहुत मदद करती है और फाइनली एली जो शैतान बन चुकी थी उसको वो एक क्रशर मशीन में डाल देती है, जिससे उसकी पूरी बॉडी लिटरली क्रश हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन उसका जो शरीर का ये ऊपर वाला हिस्सा था ना, सर वाला हिस्सा, वो बाहर बचता है और वो बड़ी ही अजीबोगरीब चीजें बोल रही थी जो कि वो देख नहीं पाती है और उसको लिटरली वापस से जाती है और उसके सर को भी उस क्रशर मशीन के अंदर डाल देती है और वहां से अपनी गाड़ी फटाफट स्टार्ट करती है, कैसी को पकड़ती है और बिल्डिंग से बाहर भाग जाती है। अब अगला दिन निकलता है और इस बिल्डिंग के 2nd फ्लोर की जेसिका नाम की लड़की प्लानिंग करती है कि चलो कहीं पर घूमने जाते हैं। अपने दोस्त टेरेसा और केलेब को फोन करती है कि कोई जंगल वाले एरिया में कोई घरवर है क्या, वहां पर हम लोग थोड़ा एंजॉय करके आते हैं। अब वही कुछ होता है जो आप लोगों को सबसे स्टार्टिंग में बताया था। जेसिका इसलिए स्टार्टिंग में पोजेस दिखाई दी थी क्योंकि उस बिल्डिंग में शैतानी आत्मा थी। शरीर डिस्ट्रॉय हो गए थे लेकिन शैतानी आत्मा तो थी। शैतानी आत्मा ने एली, ब्रिजेट, डैनी को खत्म करके
जेसिका के शरीर के अंदर प्रवेश कर लिया और अगले दिन जेसिका ने कोहराम मचा दिया। कहानी के एंड से ये समझ में आया कि इसका अगला पार्ट भी आएगा। इविल डेड चलता ही रहेगा और लिटरली इविल डेड इतनी कमाल की सीरीज है ना, एक फिल्मी सीरीज है जो कि मैं कभी मिस नहीं करना चाहता। उम्मीद है आप लोगों ने अगर कर दिए होंगे तो अब पछतावा नहीं होगा।